Hello students, this is Rupali and this is your part 14 of surface chemistry 12th। ठीक है जी। हम आज आपका जो टॉपिक है जेल्स वो वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो जेल्स क्या होते हैं। जेल्स भी कोलाइडल सिस्टम होता है जिसमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है हाँ जी, जिसमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो एक लिक्विड होता है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, आप इसको और क्या बोल सकते हो, जैसे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उस तरह के आप जो कोलाइडल सिस्टम्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, जेल बोलते हो। और जिस प्रोसेस के साथ आप इनको फॉर्म करते हो उसको बोलते हैं जेलेटिन, और जो सिस्टम प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं जेल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, देखो जैसे गम, अरेबिक, जेलेटिन, प्रोसेस चीज़, सिलिसिलिक एसिड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे आपका प्रोसेस चीज़ होता है, ठीक है, वो भी इसी के एग्जांपल है। सॉलिड में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली आपके पास लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जेल भी आपने देखे ही हैं, कुछ इस तरह के होते हैं हमारे पास जो ये सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, एक आपकी टर्म है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी बेसिकली क्या है, देखो कहते हैं कि जैसे अगर आप अपनी जेल को, ठीक है, बहुत अच्छे से शेक करो, बहुत अच्छे से उसको मैकेनिकल शेकिंग प्रोवाइड करो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप उस लिक्विड सोल को थोड़े टाइम के लिए उसी कंटेनर में पड़ा रहने दो तो वो दोबारा से क्या बन जाएंगे, जेल बन जाएंगे। जेल से लिक्विड सोल, लिक्विड सोल से जेल। तो एक रिवर्सिबल फिनोमिना हो गया ना, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, दो तरह के आपके पास जेल्स होते हैं, इलास्टिक जेल्स और नॉन इलास्टिक जेल्स। ठीक है, जैसे इनका नाम है, इलास्टिक जेल्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और नॉन इलास्टिक जेल्स क्या होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है, इलास्टिक जेल्स हैं, अगर इनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है तो अगर आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो अपनी शेप चेंज करेंगे, और फोर्स को रिलीज़ कर दोगे तो अपनी शेप में दोबारा से वापस आ जाएंगे। ठीक है, नॉन इलास्टिक जेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चेंज ही नहीं होंगे, अपनी शेप को चेंज ही नहीं करेंगे। ठीक है, और इलास्टिक जेल्स को अगर आप डिहाइड्रेट कर दो, उसमें से आप वाटर रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, सॉलिड मास आएगा। और अगर आप उसको फिर से हाइड्रेट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके जेल्स आ जाएंगे। लेकिन नॉन इलास्टिक जेल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, अगर एक बार आपके जेल्स ख़राब हो गए, आपने उसको डिहाइड्रेट कर दिया, तो वो दोबारा से हाइड्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है, जब जेल्स जो हैं आपके वाटर के कंटैक्ट में आते हैं ना, एक्सेसिव वाटर के कंटैक्ट में आते हैं, तो जेल्स क्या कर जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिबिशन। और जो इलास्टिक जेल्स हैं ये वाली प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। लेकिन जो नॉन इलास्टिक जेल्स हैं उनमें इम्बिबिशन जैसा कोई भी फिनोमिना, कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये देखो आपके जेल्स कुछ ऐसे होते हैं, इलास्टिक जेल्स, और नॉन इलास्टिक जेल्स कुछ ऐसे होंगे, जैसे आपके पास छोटे छोटे स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, बॉल, सॉलिड बॉल्स के। ठीक है, इतना ही है आपके सिलेबस में जेल्स। ठीक है, एप्लीकेशंस देखते हैं आपके कोलाइडल सिस्टम की। सबसे पहले है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का क्या मतलब है, जो आपका सीवेज वाटर होता है, ठीक है, उस वाटर को प्योरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपकी किसकी मतलब किसकी एप्लीकेशन है, कोलाइडल सिस्टम की एप्लीकेशन है। वो कैसे, जो आपका सीवेज डिस्पोजल है ना, जैसे आपका डर्ट है, आपका रबिश है, ठीक है, ये वाटर में सस्पेंडेड होता है और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज। तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करते हो। उससे क्या होगा, जैसे सपोज़ ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपने यूट्यूब ले लिया आपने, ठीक है, इसमें आपने क्या डाल दिया, आपके कंटेनर में ये आपका पूरा सीवेज वाटर है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके वही आपका जो डिस्पोजेबल मास है, मतलब डर्ट है, आपका रबिश है, वो वाटर में सस्पेंडेड है, ऐसे कुछ छोटा छोटा वाटर में क्या होगा, सस्पेंडेड होगा। ठीक है,
आपने जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दी दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होने की वजह से, इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होने की वजह से ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड वाली साइड मूव करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको काफ़ी टाइम के लिए ऐसे ही करते रहोगे इस प्रोसेस को, तो क्या होगा, आपके जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो एक साइड पर आकर क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो पीछे रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्लीन वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आप सीवेज जो आपका सीवेज डिस्पोजल है, आपका जो डर्ट है, आपका जो रबिश है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक जगह पर कोगुलेट कर सकते हो और आपका प्योर वाटर आपको मिल सकता है। जो सीवेज वाटर होता है ना, वो ड्रिंकिंग वाटर की तरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, इतना भी प्योर नहीं होता, लेकिन आप उसको किसके लिए यूज़ कर सकते हो, इरिगेशन के लिए, ठीक है। और जो आपका कोगुलेटेड मास है उसको आप किसके लिए यूज़ कर सकते हो, मेन्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन है। और इसकी एप्लीकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। कैसे प्योरीफाई करते हैं, देखो, सपोज़ आपके पास ना कोई कंटेनर है और उसमें डर्ट प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, आप इसमें क्या ऐड कर दोगे, एलम ऐड कर दोगे। जैसे आप एलम में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, Al3 पॉजिटिव, ठीक है। वो क्या करेगा, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स इस वाटर में हैं, ठीक है, उनको कोगुलेट करके नीचे बिठा देगा, उनको कोगुलेट करके नीचे बिठा देगा और ऊपर आपके पास क्या मिलेगा, बिल्कुल क्लीन वाटर, ठीक है। और इस तरह से आप इसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो आपके मतलब आपने कभी देखा हो, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, तो वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। जैसे सी से उन्होंने वाटर निकाला, उसमें कुछ टाइम के लिए एलम जो है वो डाल के रख देते हैं, ठीक है, और उसको मतलब एलम को ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं 10-15 मिनट के लिए, ठीक है। एलम क्या करता है, सारे डर्ट पार्टिकल्स को नीचे बिठा देता है, कोगुलेशन करवा देता है, ठीक है। जैसे पत्थर का पीस होता है ना, बिल्कुल वैसा सा होता है एलम आपका, और ऊपर आपके पास क्या होता है, बिल्कुल प्योर वाटर आ जाता है, उसको आप एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपके डर्ट पार्टिकल्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जैसे रबड़ इंडस्ट्री है, रबड़ इंडस्ट्री में भी इसके एप्लीकेशन है। जो आपका लेटेक्स है, जिससे आप रबड़, जो आपका जो लेटेक्स है जिससे आप रबड़ बेसिकली क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, ठीक है, वो भी एक कोलाइडल सोल है, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, ठीक है। और कोगुलेशन से आप जो रबड़ है उसको क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो, रबड़ भी नीचे बैठ जाएगा लेटेक्स में, ठीक है। और जैसे आपकी फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं, ठीक है, उसको भी आप ऐसे प्रिपेयर करते हो। AgBr का कोलाइडल सोल्यूशन है वो आप लेते हो, ठीक है, जेलेटिन में लेते हो और उसको आप ग्लास प्लेट के ऊपर क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, ठीक है। और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, देखो, कोलाइडल ये आपकी सिंपल एप्लीकेशंस है, वो आपकी जो आपकी पीछे हमने की हैं वो आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, और ये वाली आपकी क्या है, बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशंस हैं। इनमें देखो, सबसे पहले है आपकी कोलाइडल मेडिसिन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन के वे में बनाई जाती हैं, इनके एप्लीकेशन है। जैसे आपका एर्गेरोल्स है, हाँ, एर्गेरोल्स, हाँ जी, एर्गेरोल्स आपकी जो हैं वो सिल्वर सोल्स होते हैं, आई लोशन के लिए इनको यूज़ करते हैं। कोलाइडल एंटीमनी है, इसको आई लोशन के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, एंटासिड्स बनाने के लिए, ठीक है। और फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड भी आपके पास जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनमें ऐड किया होता है, ठीक है, या हमारे ब्लड में भी ये प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट तक, ठीक है जी। तो होता क्या है, जैसे आपके कोई माइनर कट लग गया आपकी फिंगर के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो ब्लड है ना वहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब जम जाता है वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके जो ब्लड पार्टिकल्स हैं ना वो कोगुलेट हो जाते हैं, ठीक है, उस एरिया के ऊपर क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड भी आपका क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है। जब फेरिक क्लोराइड उसके साथ, ठीक है, रिएक्ट करता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको क्या कर देता है, ब्लड को कोगुलेट कर देता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं आपके वो इमल्शंस होते हैं, जैसे आपके डिटोल है, लाइजोल है, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शंस हैं ये आपके, ठीक है।
और जो आपके मास्क हैं, ठीक है, आपके चारकोल मास्क आप यूज़ करते हो, ठीक है, उनमें भी जो चारकोल है वो बेसिकली आपको पता होगा कोलाइडल पार्टिकल होता है, ठीक है, वो भी पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आपके जो जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं जैसे आइसक्रीम, जूसेस, जेलीज, व्हिप्ड क्रीम, मिल्क, बटर, ठीक है, ये सब भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। और जैसे आपको पता हो आर्टिफिशियल रेन होती है, एक आर्टिफिशियल रेन कैसे करवाते हैं, जैसे सपोज ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या करते हैं, सॉल्ट थ्रो करते हैं, सॉल्ट थ्रो करते हैं, या आप बोल सकते हो सैंड पार्टिकल्स थ्रो करते हैं, ठीक है। जब सैंड पार्टिकल्स या सॉल्ट को थ्रो करते हैं इन क्लाउड्स के ऊपर तो क्या होगा, आपके क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली आपके क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, आपके क्लाउड्स में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, कोगुलेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और कोगुलेट होके बड़ा पार्टिकल बनाएगा, वो जब वो बड़ा पार्टिकल बनेगा तो ऑब्वियसली आपके क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, और फिर क्या होती है, रेन होती है। इस रेन को आपने आर्टिफिशियल रेन क्यों बोला, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली इस रेन को करवाया है, आपने आर्टिफिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिगर ड्रॉपलेट्स बनवाए हैं, ठीक है, उनके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको कोगुलेट करवाया है, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी नेचुरल रेन है वो भी इसी फिनोमिना से होती है, आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो अपना कोगुलेट होके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, और जब आपके क्लाउड्स हेवी हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। यहाँ पर जो आप अपने क्लाउड्स को हैवी कर रहे हो, या अपने वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आप उनके कोलाइडल पार्टिकल्स बना रहे हो, ठीक है, वो आप एक आर्टिफिशियल फिनोमिना से बना रहे हो। वो कैसे, आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, NaCl ऐड कर रहे हो, आपके क्लाउड्स में स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या स्प्रे कर रहे हो, उनके ऊपर सैंड पार्टिकल स्प्रे कर रहे हो, ठीक है। आप YouTube पर देख सकते हो कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, इन एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ये मैंने आपको बताया भी था ना, जब हमने आपका इमल्शंस किया था, कि सल्फाइड और जो आपकी होती है, ठीक है, आपकी जो और होती है बेसिकली सल्फाइड और, ठीक है, उसको आप जब पाइन ऑयल में ऐड करते हो तो वो एक तरह का इमल्शन क्रिएट करते हैं और फोम लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं, उसमें से फिर आप अपनी और को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो स्काई का कलर है और सी का कलर है, ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। टिंडल इफ़ेक्ट के ऊपर आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स वाटर के साथ होते हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि एयर में ऑब्वियसली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो वाटर को साथ में लेके चलते हैं ना, मॉइस्चर को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए आपको जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका स्काई है, वो आपको ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है ब्लू कलर का, समझ में आया ना, आपके डस्ट पार्टिकल्स वाटर को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, एयर में, और जब उनके ऊपर कोई भी लाइट पड़ती है तो उन पार्टिकल्स को स्कैटर कर देते हैं, और जो लाइट स्कैटर होती है वो कौन सी लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है। इसीलिए हमें जो आपका स्काई है वो कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का। सी भी आपका जो है, आपको पता हो कि आपके जो सी वाटर हैं वो हमें थोड़ा सा ग्रीनिश कलर में दिखते हैं, ठीक है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि जो आपकी कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं ना सी वाटर में, वो लाइट को स्कैटर कर देती हैं, और उसकी वजह से आपको जो सी है वो कौन से कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो बेसिकली फिनोमेना स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है। डाई जो आपकी होती है, ये भी हमने आपका जब एड्जॉर्प्शन किया था उसमें किया था ना, कि हम एक मॉडरेंट यूज़ करते हैं सो दैट एक इवन डाई हो हमारी, ठीक है। जो मॉडरेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, कोलाइडल सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी कोलाइडल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन हो गई। और अब देखो जो आपकी कॉमेट्स की टेल होती है ना, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल कोन, ठीक है। जो आपके
कमेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको वो पीछे छोड़ते जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं और उसकी वजह से हमें ऐसे लगता है जैसे कमेट की क्या है, पीछे एक टेल है, ठीक है, एक लाइट शो होती है हमें। ब्लड मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एलम है, फटकरी है, ठीक है, ये आपका फेरिक क्लोराइड है, वो अप्लाई करते हैं हम अपने कट्स के ऊपर। उनको क्यों अप्लाई करते हैं, सो दैट वो क्या करते हैं, आपके ब्लड को कोगुलेट कर दें। नहीं तो नेचुरल फिनोमेना से भी आपका ब्लड क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। सॉइल्स जो होती हैं वो भी कोलाइडल होती हैं नेचर में। इनमें जो ह्यूमस होती है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह वर्क करती है, ठीक है। और आपका जो फोग, मिस्ट और रेन है, ठीक है, रेन मैंने आपको बता दिया रेन भी क्यों होती है, ठीक है। क्लाउड्स आपके एरोसोल होते हैं, ठीक है, बेसिकली एयर उनका जो है डिस्पर्जन मीडियम होता है और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एग्रीगेट बना के आपके जो कोलाइडल साइज़ का पार्टिकल है वो जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, रेन होती है, ठीक है। फोग और जो मिस्ट है, या फोग है या मिस्ट है, वो कैसे बनती है, देखो आपको पता होगा कि फोग और मिस्ट जो है वो ठंडी के मौसम में ही बनती है ना, जब विंटर्स आती हैं तभी बनती है आपकी फोग। तो क्या होता है, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब वो अपने ड्यू पॉइंट से, मतलब हम बोल सकते हैं ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जब उससे भी ज़्यादा वो ठंडे हो जाएं, उससे ज़्यादा वो कूल हो जाएं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा वो कूल हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, वो उनकी सरफेस के ऊपर जाकर क्या होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसी वजह से हमें जो है फोग या मिस्ट जो है वो ऑब्ज़र्व होती है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल की सरफेस के ऊपर आपका जो मॉइस्चर है वो कंडेंस हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में हमें ऑब्ज़र्व होगा, इसकी वजह से ही हमें जो है आपकी मिस्ट या फोग ऑब्ज़र्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, देखो, नैनो मटेरियल्स, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, आज के टाइम का सबसे हॉट, आप बोल सकते हो हॉट रिसर्च टॉपिक है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड डिस्कवरीज बहुत कम हुई हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में बहुत कुछ अभी देखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। नैनो मटेरियल्स आपकी वो सब्सटेंसेस हैं जिनका एक डायमेंशन, ठीक है, 10 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली अगर आप इसको सोचने की कोशिश करो कि होगा कैसा, तो आपका जो ह्यूमन हेयर है ना, उससे भी 100,000 टाइम्स ये क्या होगा, छोटा होगा या पतला होगा, ठीक है। वो होते हैं आपके नैनो मटेरियल्स। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नैनो मटेरियल्स को इतना इम्पॉर्टेंट बनाती हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो एटम और बल्क के इन बिटवीन है। ना ही तो ये एटम जितने छोटे हैं, ना ही ये बल्क जितने बड़े हैं, उनके इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। स्पेशल कन्फाइनमेंट बहुत अच्छी है, पर यूनिट वॉल्यूम में सरफेस एरिया बहुत अच्छा है। वही बात है कि अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में बात करो और किसी और सब्सटेंस के साथ इसका कंपैरिजन करो तो इसकी स्पेशल कन्फाइनमेंट बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की वजह से आप इनको सोलर सेल्स में, डिस्प्लेज में, फोटो कैटालिसिस में, फोटो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेज़र्स में, सेंसर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से आप इनको फोटो कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ना उनको मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर वो बल्क में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो नैनो पार्टिकल्स बनकर कैसे बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे गोल्ड इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, बल्क में ये आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन अगर आप इसको नैनो रेंज में ले जाओगे तो ये कैसे बिहेव करना शुरू कर देगा, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह, ठीक है।
एग्जांपल्स हैं जैसे गोल्ड हो गए, बकनिस्टर, फ्लोरीन्स हो गए, मेटल्स हो गए, एलॉयज़ हो गए, ठीक है। क्लासिफिकेशंस है, कौन कौन सी टाइप्स हैं देखो, 0 डायमेंशन का हो सकता है, 1 डायमेंशन का हो सकता है। 1 डायमेंशन का होगा तो कैसा होगा, वायर्स होंगी, फाइबर्स होंगी, रोड्स होंगी, ठीक है। 2 डायमेंशन में होगा तो जैसे प्लेट्स होंगी, शीट्स होंगी, ठीक है। और 3 डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज हैं देखो, हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बायोलॉजिकली हार्मफुल है, ठीक है। हैंस इनको रिसाइकल नहीं कर सकते, इनको डिस्पोज नहीं कर सकते। अपना जो इन्वायरमेंट है उससे इम्प्योरिटीज़ बड़ी जल्दी क्या करते हैं, कैच करते हैं, ठीक है। और इनकी सिंथेसिस और इनकी आइसोलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नैनो मटेरियल जो है आपके सिलेबस में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली ये मटेरियल्स जो हैं वो कैसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस आईडी या उस फ़ोन नंबर के ऊपर अपनी क्वेरी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स।